क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां एक सेकंड बीतने में करोड़ों साल लग सकते हैं और जहां एक विशालकाय पहाड़ को कुचलकर एक परमाणु के आकार का किया जा सकता है। हम यहाँ किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कोई कहानी नहीं है। सही कहा। ये भौतिकी के उन सबसे खौफनाक और जटिल रहस्यों की बात है जिन्हें विज्ञान की दुनिया में ब्लैक होल कहा जाता है। और ये विषय जितना डरावना है ना, उतना ही आकर्षक भी है। जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो हम दरअसल उन सीमाओं की बात कर रहे होते हैं जहां हमारे सारे जाने पहचाने भौतिक नियम अचानक दम तोड़ देते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स तक सब कुछ। और यही कारण है कि आज हमने इस गहन चर्चा के लिए इस विषय को चुना है। हमारे पास जो स्रोत हैं, विशेष रूप से ब्लैक होल्स सीक्रेट्स ऑफ द इटर्नल अबिस, उनके पन्नों से हमने कुछ सबसे अहम जानकारियां निकाली हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रटना नहीं है कि ब्लैक होल क्या होते हैं। बिल्कुल, रटने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बल्कि ये समझना कि ये कैसे काम करते हैं। हम उस तंत्र की गहराई में जाना चाहते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक ब्लैक होल की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? स्रोत सामग्री बताती है कि इसकी शुरुआत एक तारे की मौत से होती है। लेकिन ब्रह्मांड में तो अरबों तारे हैं। हमारा सूरज भी एक तारा है। क्या हर तारा मरने के बाद ब्लैक होल बन जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं से कहानी के वैज्ञानिक तंत्र की शुरुआत होती है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ब्लैक होल बनने के लिए एक तारे का बहुत विशाल होना जरूरी है। मतलब उसे एक मैसिव स्टार होना चाहिए। अच्छा, तो हमारा सूरज इतना बड़ा नहीं है कि वो कभी ब्लैक होल बन सके। इसे गहराई से समझने के लिए हमें एक तारे के अंदर चल रही निरंतर जंग को समझना होगा। जंग? मतलब उसके अंदर कुछ फोर्सेस काम कर रही हैं? हाँ, तारे के जीवन काल में दो ताकतें हमेशा एक दूसरे के विपरीत काम करती रहती हैं। पहली ताकत है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण, जो तारे के विशाल द्रव्यमान के कारण उसे लगातार अंदर की तरफ खींचकर सिकोड़ने की कोशिश करता है। और दूसरी ताकत वो ऊर्जा होगी जो तारे के केंद्र में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होती है ना, परमाणु संलयन। एग्जैक्टली। वो ऊर्जा जो बाहर की तरफ धकेलती है और तारे को सिकोड़ने से रोकती है। जब तक तारा हाइड्रोजन को हीलियम में और फिर आगे भारी तत्वों में बदलता रहता है, तब तक बाहर की ओर धकेलने वाली ये ऊर्जा पैदा होती रहती है। मतलब एक तरह का संतुलन बना रहता है। हाँ, इससे तारे का आकार स्थिर बना रहता है। लेकिन ये ईंधन हमेशा के लिए नहीं होता। समस्या तब शुरू होती है जब तारे के कोर में सारा ईंधन खत्म होने लगता है और वो अपने अंतिम चरण में लोहे का यानी आयरन का निर्माण करने लगता है। रुको रुको, मुझे ये समझने दो, आयरन ही क्यों? मेरा मतलब है अगर वो अन्य तत्वों को फ्यूज कर सकता है तो लोहे पर आकर ये प्रक्रिया अचानक रुक क्यों जाती है? क्या वो लोहे को भी फ्यूज करके नई ऊर्जा नहीं बना सकता? ये भौतिकी का एक बहुत सुंदर लेकिन क्रूर नियम है। मैं समझाती हूँ। लोहे से हल्के तत्वों को जब फ्यूज किया जाता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। लेकिन लोहे को फ्यूज करने पर ऊर्जा पैदा नहीं होती, बल्कि तारे को अपनी ही ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अरे बाप रे, मतलब लोहा तारे के लिए किसी परजीवी की तरह काम करता है? बिल्कुल, वो ऊर्जा सोखता है। जैसे ही केंद्र में लोहा बनने लगता है, बाहर की तरफ धकेलने वाली ऊर्जा का उत्पादन एक झटके में रुक जाता है। ओह, तो इसका मतलब है कि जो संतुलन लाखों करोड़ों सालों से बना हुआ था वो टूट जाता है। बाहर की तरफ का दबाव खत्म हो जाता है। हाँ, और गुरुत्वाकर्षण जो हमेशा से घात लगाए बैठा था वो जीत जाता है। एकदम सही। और गुरुत्वाकर्षण की ये जीत इतनी भयानक होती है कि तारे का बाहरी हिस्सा एक महाविस्फोट के साथ अंतरिक्ष में उड़ जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, बहुत चमकदार होता है। बहुत ज्यादा। और वहीं तारे का केंद्र या कोर अपने ही भयानक गुरुत्वाकर्षण के बोझ तले सिकुड़ने लगता है। वो सिकुड़ता जाता है जब तक कि वो एक ऐसे बिंदु में न बदल जाए जिसका आकार शून्य हो। शून्य आकार? हाँ, लेकिन उसका द्रव्यमान और घनत्व अनंत होता है। विज्ञान की भाषा में अंतरिक्ष में मौजूद असीमित घनत्व वाले इस अकल्पनीय बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। शून्य आकार और अनंत घनत्व, ये कल्पना करना भी मेरा तो दिमाग चकरा देने वाला है। इसे समझने के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे पूरे माउंट एवरेस्ट को लें, उसकी सारी चट्टानें, बर्फ और उसका पूरा वजन,
और उस पूरे विशाल पहाड़ को किसी तरह दबाकर एक राई के दाने के आकार में सिकोड़ दें, तो उसका घनत्व और खिंचाव कितना भयानक होगा। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, लेकिन एक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के मामले में स्थिति इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा चरम है। माउंट एवरेस्ट को राई के दाने में सिकोड़ने पर भी उसका कोई ना कोई आकार तो रहेगा। हाँ, राई का दाना तो दिखेगा ही। बिल्कुल, लेकिन सिंगुलैरिटी के मामले में द्रव्यमान इतना अधिक सिकुड़ जाता है कि उसका भौतिक आकार ही पूरी तरह खत्म हो जाता है। और जब इतना सारा द्रव्यमान एक शून्य आकार के बिंदु पर केंद्रित हो जाए, तो उसके आसपास का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो ब्रह्मांड के ताने बाने को पूरी तरह से विकृत कर देता है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। हाँ, स्पेस टाइम। तो अगर वो शून्य आकार का है और पूरी तरह से अदृश्य है, क्योंकि रोशनी भी उसके इस भयानक गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। अगर कोई चीज रोशनी को ही निगल लेती है और खुद पूरी तरह से काली और अदृश्य है, तो इंसानों को इसके अस्तित्व के बारे में पता कैसे चला? हम अंतरिक्ष में उस चीज को कैसे खोज सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती? ये विज्ञान के इतिहास की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। इसकी नींव किसी शक्तिशाली दूरबीन से अंतरिक्ष में झांककर नहीं, बल्कि एक इंसान के दिमाग और गणित के कुछ समीकरणों से रखी गई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन? हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, यानी सापेक्षता के सिद्धांत में, सबसे पहले ये बताया था कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक दूसरे को खींचने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि ये स्पेस टाइम के ताने बाने में आया हुआ एक घुमाव या गड्ढा है। जैसे अगर हम एक तने हुए रबर के पर्दे पर एक भारी लोहे की गेंद रख दें, तो वो पर्दा नीचे की तरफ धंस जाएगा और उसके आसपास मौजूद कोई भी छोटी चीज उस गड्ढे में लुढ़क जाएगी। एकदम सही। अब सोचिए कि अगर वो लोहे की गेंद इतनी ज्यादा भारी और इतनी छोटी हो कि वो रबर के उस पर्दे में एक अनंत गहराई का गड्ढा बना दे, जिससे कुछ भी बाहर ना आ सके। आइंस्टाइन के गणित ने साबित किया कि अंतरिक्ष में ऐसा गड्ढा होना मुमकिन है। लेकिन शुरुआत में तो खुद आइंस्टाइन को भी इस पर यकीन नहीं था। हाँ, शुरुआत में खुद आइंस्टाइन और अन्य वैज्ञानिकों को लगा था कि ये सिर्फ गणित का एक अजूबा है, असल ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दशकों तक इसे सिर्फ ब्लैक होल का नाम देकर एक सैद्धांतिक विचार ही माना जाता रहा। लेकिन स्रोत में 2019 की उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र है जब पहली बार ब्लैक होल की असली तस्वीर दुनिया के सामने आई, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन यहां मुझे एक गंभीर आपत्ति है, या यूं कहें कि मेरी एक उलझन है। क्या उलझन है? अगर ये सचमुच एक ऐसा गड्ढा है जो हर प्रकार की रोशनी को निगल लेता है, तो 2019 में वैज्ञानिकों ने उस चीज की तस्वीर कैसे खींच ली? हर कैमरे को काम करने के लिए, चाहे वो डिजिटल हो या इंसान की आंख, प्रकाश की जरूरत होती है। बिना रोशनी के तस्वीर कैसे आ सकती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी तकनीक और खगोल विज्ञान कितना उन्नत हो चुका है। मैं बताती हूँ। वैज्ञानिकों ने सीधे तौर पर उस ब्लैक होल की तस्वीर नहीं खींची थी। तो फिर किसकी खींची थी? उन्होंने दरअसल उसकी परछाई या गाढ़े सिलुएट की तस्वीर खींची थी। परछाई मतलब प्रकाश के न होने की तस्वीर? कुछ हद तक हाँ। ब्लैक होल के चारों ओर हमेशा एक गैस और धूल का घेरा होता है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। अच्छा। जब ये गैस ब्लैक होल के भयानक गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर गिर रही होती है, तो अत्यधिक घर्षण और गति के कारण ये अरबों डिग्री तक गर्म हो जाती है। अरबों डिग्री? हाँ, ये इतनी गर्म हो जाती है कि बहुत तेज एक्सरे और रेडियो तरंगे छोड़ने लगती है और भयानक रूप से चमकती है। अच्छा, तो मतलब जो गैस अंदर गिर रही है वो ब्लैक होल का हिस्सा बनने से ठीक पहले बहुत तेज रोशनी फेंक रही है। बिल्कुल। और ब्लैक होल उस चमकती हुई गैस के ठीक बीच में एक गहरे काले छेद की तरह मौजूद होता है। लेकिन इसे देखना इतना आसान नहीं था। ये ब्लैक होल पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर था। तो उसे देखने के लिए तो बहुत बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा। हाँ, उसे देखने के लिए हमें पृथ्वी के आकार के एक टेलीस्कोप की जरूरत थी, जो भौतिक रूप से बनाना असंभव है। तो फिर उन्होंने इसे मुमकिन कैसे किया? पृथ्वी के आकार का टेलीस्कोप तो बन नहीं सकता। वैज्ञानिकों ने इंटरफेरोमेट्री नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया। दुनिया भर के अलग अलग महाद्वीपों पर मौजूद 8 बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स को एटॉमिक घड़ियों के जरिए एक साथ सिंक किया गया। ओह, मतलब उन सबको एक साथ जोड़ दिया। हाँ, इस तरह वे सारे टेलीस्कोप एक साथ मिलकर
पृथ्वी के आकार के एक वर्चुअल टेलीस्कोप की तरह काम करने लगे। इसी नेटवर्क को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कहा गया। इस नेटवर्क ने उस चमकती हुई गैस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को पकड़ा और फिर सुपर कंप्यूटर्स ने उस डेटा को जोड़कर वो तस्वीर बनाई जिसमें बीच में एक काला घेरा था और उसके चारों ओर आग जैसी चमकती हुई गैस थी। वाह! तो 2019 की वो तस्वीर दरअसल सिद्धांत से लेकर वास्तविकता तक के सफर का सबसे बड़ा प्रमाण बन गई। जो चीज कागज की एक पन्ने पर सिर्फ एक गणितीय फॉर्मूले के रूप में शुरू हुई थी, उसे तकनीक के जरिए इंसान ने साक्षात देख लिया। बिल्कुल। अब जब हम जानते हैं कि ये महाकाय राक्षस सच में अंतरिक्ष में मौजूद हैं, तो एक स्वाभाविक सा सवाल पैदा होता है। स्रोत सामग्री एक बहुत ही खास सीमा का जिक्र करती है, इवेंट होराइजन। अगर कोई चीज, मान लीजिए कोई तारा या कोई अंतरिक्ष यान, इसके करीब चला जाए तो यह सीमा आखिर क्या है? इवेंट होराइजन को आप ब्लैक होल के चारों ओर अंतरिक्ष की वो गोलाकार सीमा मान सकते हैं जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मतलब जहां से वापसी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। ये कोई भौतिक दीवार नहीं है जिसे आप छू सकें, बल्कि यह अंतरिक्ष में एक अदृश्य गणितीय रेखा है। अगर आप इस सीमा के बाहर हैं और आपकी गति बहुत तेज है तो आप उस गुरुत्वाकर्षण से लड़कर भाग सकते हैं। लेकिन एक बार जब कोई भी वस्तु इस इवेंट होराइजन को थोड़ा सा भी पार कर लेती है तो वापसी 100% असंभव हो जाती है। इसे थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक नाव में बैठकर एक ऐसी नदी में जा रहे हैं जो आगे जाकर एक विशाल और बहुत ऊंचे झरने में गिरती है। अच्छा। जब तक आप झरने से काफी दूर हैं, नदी का बहाव तेज तो है, लेकिन अगर आप नाव का इंजन पूरी ताकत से उल्टी दिशा में चलाएं तो आप बच सकते हैं। सही कहा। और नदी में वो बिंदु जहां पानी के बहाव की गति आपकी नाव की अधिकतम गति से ज्यादा हो जाए, वही आपका इवेंट होराइजन है। मतलब अगर मैंने वो किनारा पार कर लिया तो भले ही मेरी नाव का इंजन पूरी ताकत से चल रहा हो और मैं तकनीकी रूप से उल्टी दिशा में जाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी पानी मुझे सीधे झरने के नीचे ही ले जाएगा। यह बहुत ही शानदार और सटीक तुलना है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो भौतिकी में गति की एक चरम सीमा है। प्रकाश की गति जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो कि यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है। हाँ, इवेंट होराइजन अंतरिक्ष की वो रेखा है जहां ब्लैक होल के अंदर की तरफ खींचने की गति या यूं कहें कि एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से भी अधिक हो जाती है। और चूंकि हमारे ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती, इसलिए उस सीमा को पार करने के बाद बाहर आना भौतिक रूप से असंभव हो जाता है। बिल्कुल। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? अगर कोई बदकिस्मत वस्तु या इंसान इवेंट होराइजन की उस डरावनी सीमा को पार कर ले तो अंदर उसके साथ असल में क्या होता है? स्रोत सामग्री के मुताबिक वहां एक प्रक्रिया होती है जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहा गया है। हाँ, स्पैगेटिफिकेशन। ये नाम तो किसी इटालियन डिश जैसा लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही भयानक लग रहे हैं। पर यहां मैं थोड़ा उलझ रहा हूं। क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण तो बस चीजों को अपनी तरफ खींचता है ना? अगर मैं ब्लैक होल में गिर रहा हूं तो मुझे तो बस किसी ठोस चीज पर गिरकर कुचल जाना चाहिए। मैं एक नूडल या धागे की तरह कैसे खींच सकता हूं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। सामान्य ग्रहों पर ऐसा ही होता है क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण एक समान होता है, जैसे पृथ्वी पर। हाँ, लेकिन यहाँ हमें टाइडल फोर्सेस यानी गुरुत्वाकर्षण के भारी अंतर को समझना होगा। गुरुत्वाकर्षण की ताकत दूरी के साथ बहुत तेजी से कम होती है। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। मतलब जो हिस्सा गुरुत्वाकर्षण के स्रोत के जितना करीब होगा उस पर खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि कोई अंतरिक्ष यात्री पैरों के बल ब्लैक होल की तरफ गिर रहा है। हाँ, पैरों के बल, ठीक है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली और इतनी छोटी जगह पर केंद्रित है कि यात्री के पैरों पर लगने वाला खिंचाव उसके सर पर लगने वाले खिंचाव की तुलना में करोड़ों गुना ज्यादा होगा। ओह, तो इसका मतलब है कि पैर सिर के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से ब्लैक होल की तरफ खींचने लगेंगे। हाँ, इस भारी गुरुत्वाकर्षण के अंतर के कारण शरीर किसी रबर बैंड की तरह खींचने लगेगा। बाप रे। सिर और पैरों के बीच का ये खिंचाव शरीर को इतना लंबा और पतला कर देगा कि इंसान सचमुच एक नूडल या स्पगेटी के धागे जैसा बन जाएगा। शरीर की कोशिकाएं, हड्डियां, अणु सब कुछ एक एक करके खींचकर अलग हो जाएंगे और अंततः वो सिंगुलैरिटी में जाके नष्ट हो जाएगा। ये सुनना जितना डरावना है उतना ही हैरान करने वाला भी है कि गुरुत्वाकर्षण की ताकत इंसान के शरीर को अणुओं के स्तर पर चीर कर रख सकती है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में एक और अजीब बात लिखी है। ब्लैक होल के अंदर समय धीमा हो जाता है। ये कैसे संभव है?
समय पर गुरुत्वाकर्षण का क्या असर होता है? ये आइंस्टीन की थ्योरी का ही एक और चौंकाने वाला परिणाम है। जहां गुरुत्वाकर्षण जितना ज्यादा होता है, वहां स्पेस टाइम का ताना बाना उतना ही गहरा खिंच जाता है। और जब स्पेस खिंचता है तो उसके साथ साथ टाइम यानी समय भी खिंच जाता है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास गुरुत्वाकर्षण इतना विकृत हो जाता है कि वहां समय सचमुच बेहद धीमा बहने लगता है। मतलब बाहर वालों के मुकाबले? हाँ, लेकिन इवेंट होराइजन के अंदर गहराई में यानी सिंगुलैरिटी पर असल में क्या होता है, इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता। स्रोत भी इस बात की पुष्टि करता है कि आज तक वहां से कोई जानकारी वापस नहीं आई है। सब कुछ एक रहस्य है। हाँ, हमारे भौतिकी के सारे समीकरण उस अंधेरे में जाकर काम करना बंद कर देते हैं। इन सारे खौफनाक विवरणों को सुनने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सी चिंता उभर कर सामने आती है। जब हम इतनी विनाशकारी शक्ति के बारे में सुनते हैं जो रोशनी तक को निगल जाती है, तो क्या हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी या हमारा पूरा सौरमंडल खतरे में है? ये डर बहुत आम है। हाँ, मतलब क्या अंतरिक्ष में घूमता हुआ कोई ब्लैक होल हमारी तरफ आ सकता है? ये एक बहुत ही सामान्य डर है जो अक्सर फिल्मों की वजह से पैदा होता है। लेकिन यहाँ मैं विज्ञान के तथ्यों के साथ थोड़ी राहत देना चाहूंगी। चलिए, ये सुनकर अच्छा लगा। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारा सौरमंडल पूरी तरह से सुरक्षित है। पहली बात तो ये है कि सबसे नजदीकी ज्ञात ब्लैक होल भी पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। हजारों प्रकाश वर्ष बहुत दूर है। हाँ, इसलिए यह सोचना कि कोई ब्लैक होल अंतरिक्ष में किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह सब कुछ चूसता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। ब्लैक होल सिर्फ उसी चीज को निगलते हैं जो उनके इवेंट होराइजन के बेहद करीब आ जाएं। ये जानकर तो सच में सांस आई। लेकिन स्रोत में एक और बात लिखी है, ब्रह्मांड में ऐसे लाखों ब्लैक होल मौजूद हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ विज्ञान कहता है कि ये मृत तारों की कब्रें हैं, लेकिन स्रोत में ये भी लिखा है कि क्या ये किसी दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा हो सकते हैं। ये पोर्टल्स वाली बात तो रहस्य को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। विज्ञान और कल्पना के बीच हमेशा एक बहुत ही बारीक रेखा होती है और ब्लैक होल ठीक उसी रेखा पर खड़े हैं। वैज्ञानिक रूप से अभी तक ऐसा कोई भी ठोस प्रमाण या डेटा नहीं है जो ये साबित करे कि ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड या आयाम का दरवाजा है। अच्छा। लेकिन चूंकि हम ये नहीं जानते कि सिंगुलैरिटी पर भौतिकी के नियम कैसे काम करते हैं और वहां गणित टूट जाता है, इसलिए कई सैद्धांतिक मॉडल ये संभावना जताते हैं कि वो स्पेस टाइम का गड्ढा कहीं और खुल सकता है। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डराती है, जो हमारे ज्ञान की अंतिम सीमा है, वही हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित भी करती है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें, तो हमने देखा कि कैसे एक विशाल तारे के सिकुड़ने और लोहे के निर्माण से एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति जन्म लेती है जिसके सामने ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज रोशनी भी हार मान लेती है। हाँ, हमने जाना कि कैसे इंटरफेरोमेट्री तकनीक ने आइंस्टीन के गणित को एक तस्वीर में बदल दिया। हमने इवेंट होराइजन की उस पार ना की जा सकने वाली सीमा और टाइडल फोर्सेस के कारण होने वाले स्पैगेटिफिकेशन की भयानक सच्चाई को समझा। और सबसे सुकून देने वाली बात, हमने ये जाना कि हमारी पृथ्वी फिलहाल इस महाविनाश से पूरी तरह सुरक्षित है। और ये सारी जानकारी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। भले ही ब्लैक होल हमसे दूर हों, लेकिन वे हमें हमारे भौतिक विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देने का मौका देते हैं। ब्रह्मांड में अभी भी अनंत रहस्य मौजूद हैं। इन जटिल तंत्रों को समझना, पुराने सिद्धांतों पर सवाल उठाना और नए दृष्टिकोण अपनाना ही असल ज्ञान है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री के इन तथ्यों से उपजने वाला एक आखिरी विचार सामने रखना जरूरी है। हमने टाइम डायलेशन के बारे में बात की कि कैसे ब्लैक होल के किनारे समय इतना खिंच जाता है कि वो लगभग रुक सा जाता है। हाँ, बहुत धीमा हो जाता है। यह एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या बाहर से देखने वालों के लिए जो प्रक्रिया सिर्फ एक पल का विनाश लगती है, खुद उस अंधेरे में गिरने वाले व्यक्ति के लिए वो एक अनंत काल का अनुभव बन जाती है। इटर्निटी। क्या इवेंट होराइजन को पार करने वाला वो व्यक्ति नष्ट होने से ठीक पहले अपने खुद के विकृत समय में हमेशा के लिए अमर हो जाता है? शायद वो उस शून्य में एक ऐसे समय का अनुभव कर रहा हो जो कभी खत्म ही ना हो।
ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। इसी रहस्यमयी विचार के साथ हम आज की यह गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।